हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने हमारा क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट किया था। तो इसी अच्छी बात से आज हम करने वाले हैं क्लास 8 जियोग्राफी चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज़। व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रीज़? इंडस्ट्रीज से आप क्या चाहते हो? तो इंडस्ट्रीज़ का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? वेट अ मिनट। फैक्ट्रीज़। ठीक है, किसी भी तरीके की फैक्ट्री हो, उस फैक्ट्री में कुछ भी होता हो, ये उससे आपको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको ये समझना है कि इंडस्ट्रीज़ का मतलब फैक्ट्रीज़ होता है। ठीक है, तो चैप्टर को शुरू करते हैं। आई होप आपको चैप्टर का नेम का मीनिंग समझ आ गया होगा, डैट इज़ फैक्ट्रीज़। तो इसमें हमें बोला हुआ है कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप नोटबुक यूज़ करते हो अपनी राइटिंग के लिए, जिसके ऊपर आप लिखते हो, ड्राइंग करते हो, एनीथिंग यू कैन डू ऑन योर नोटबुक, तो वो कहाँ से आती है और वो कितने लंबे प्रोसेस से आती है मैन्युफैक्चरिंग के। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ कि क्या प्रोसेस होता है। देखो, दिस इज़ योर ट्री, सपोज इट, ये आपका ट्री है। आपने इसको कट करा। कट करने के बाद वो कहाँ गया? पल्प मिल के पास गया। ठीक है, पल्प मिल के पास क्या गया? जो वुड है ट्री की, उसके साथ एक प्रोसेस्ड किया जाता है पूरा, और फिर उसको कन्वर्ट किया जाता है वुड पल्प में। ये पूरा प्रोसेस होता है, मैं पूरे प्रोसेस का आपको बता नहीं सकती। ठीक है, तो जो वुड पल्प होता है फिर वो मिक्स करा जाता है केमिकल्स में, और फिर वो बिल्कुल अच्छे से पेपर में चेंज हो जाता है मशीन्स के द्वारा। तो यही पेपर क्या होता है, फिर प्रिंट हो जाता है, उसके ऊपर लाइंस आ जाती है, पेजेस के ऊपर लाइंस छप जाती है पूरी, और फिर जो पेजेस हैं वो बाइंड करे जाते हैं। बाइंडिंग होती है पेजेस में दो गत्तों में, यानी कि आपने देखा है ना, आपके यहाँ पर और यहाँ पर दो गत्ते होते हैं। बी बन गया है वाला, तो वेट अ मिनट, है ना, दो गत्ते होते हैं और फिर बीच में सारे पेजेस होते हैं। तो वही जो दो गत्ते होते हैं उनके बीच में आपकी पेजेस को बाइंड किया जाता है। देन वो मार्केट में सेल के लिए आते हैं और फिर आपके हाथ में वो आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला? हाउ टू मेक पेपर यूजिंग ट्रीज। इसीलिए बोला जाता है डोंट वेस्ट पेपर। डोंट, अरे सॉरी, डोंट वेस्ट पेपर। ठीक है, तो यही कारण होता है कि बोला जाता है डोंट वेस्ट पेपर, क्योंकि जितना ज़्यादा पेपर वेस्ट करोगे उतने ज़्यादा नए पेपर्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी, और नए पेपर्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ट्रीज़ भी उतने ज़्यादा ही कट होंगे। ठीक है, देन आता है हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या फिर मैन्युफैक्चरिंग। पढ़ते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ और मैन्युफैक्चरिंग चेंज रॉ मटेरियल्स इनटू प्रोडक्ट्स ऑफ मोर वैल्यू टू पीपल। As you have seen, pulp was changed into paper and paper into a notebook. These represent the two stages of the manufacturing process. जो सेकेंडरी एक्टिविटीज़ होती हैं और जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो रॉ मटेरियल्स में एक प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, जो पीपल जो है उस चीज़ को और भी ज़्यादा वैल्यू देने लग जाते हैं। ठीक है, आप नहीं समझे, आई नो वेरी वेल। तो देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है कि सपोज इट कि आपके पास एक बीज है। ठीक है, क्या है? एक बीज है। आप उसको इतनी वैल्यू नहीं दोगे, क्या यार बीज ही तो है, गिर गया तो क्या और ले आएंगे, है ना। बीज है आपके पास, आपने बहुत सारे बीजों को क्या किया? बो दिया। एक पौधे में क्या किया? बो दिया। और वो पौधा क्या है? बहुत आपकी बहुत मेहनत के बाद उग के आया है। अगर आप अब ये बोलो कि क्या यार अगर पौधा टूट भी गया तो क्या हम और उगा लेंगे, तो नहीं बोलोगे आप, है ना, क्योंकि वो आपकी मेहनत से हो गया और आप उसे और वैल्यू देने लग जाओगे। आप उसमें डेली पानी डालोगे, बीच एक दो हफ्ते में खाद डालोगे, एंड ऑल थिंग्स डू यू हैव टू डू विद प्लांट्स, है ना। बट क्या होगा, जो बीज थे उसमें आपने क्या बोलते यार गिर भी गए तो क्या और आ जाएंगे, है ना। बट प्लांट के बारे में नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जो बीज था वो क्या था? एक रॉ मटेरियल था।
और वो क्या हुआ, एक प्रोडक्ट में चेंज हो गया जिसको लोगों ने और ज़्यादा वैल्यू दे दी। ठीक है, जैसा कि आपने देखा कि जो पल्प था वो पेपर में चेंज हो गया और फिर जो पेपर था वो नोटबुक में चेंज हो गया। तो ये जो दो स्टेजेस रिप्रेजेंट करी गई है वो किसकी है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की है, किसकी, एक पेपर की। ठीक है, ये डी बन गया। यस, ओके। नाउ जो पेपर था वो पल्प से बना और जो क्लॉथ है वो कॉटन से बना, तो उन दोनों के पास वैल्यू ज़्यादा आ गई ना। कोई भी स्टेज से वो बना हो, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से कोई भी स्टेज से बना हो, पर वो एक रॉ मटेरियल से क्या हुआ, एक प्रोडक्ट में बना। क्योंकि पल्प क्या था, एक रॉ मटेरियल था, पेपर क्या है, एक प्रोडक्ट है। उसके बाद यही कॉटन क्या था, एक रॉ मटेरियल था, क्लॉथ क्या है, एक प्रोडक्ट है। तो इन दोनों स्टेजेस के या फिर हर स्टेज में क्या होता है कि लोग उसको ज़्यादा वैल्यू देने लग जाते हैं जब एक रॉ मटेरियल प्रोडक्ट में चेंज होता है। ठीक है, तो ये इन दिस वे द फिनिश्ड प्रोडक्ट हैज़ मोर वैल्यू एंड यूटिलिटी दैन द रॉ मटेरियल दैट इट इज़ मेड फ्रॉम। जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, इस तरीके में जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट होता है उसके बाद उसका कुछ नहीं होना, जैसे कि नोटबुक है ना, नोटबुक थी हमारे पास, तो नोटबुक हमने क्या किया, स्टेशनरी शॉप से ले ली। अब स्टेशनरी शॉप वाला थोड़ा, अगर आपका गत्ता फट गया, स्टेशनरी शॉप वाले अंकल ये बोलेंगे लाओ बेटा मैं कर देता हूँ ठीक, नहीं ना। तो जो आपके पास फिनिश्ड प्रोडक्ट आता है उसके पास ज़्यादा वैल्यू और ज़्यादा यूटिलिटी आ जाती है रॉ मटेरियल से ज़्यादा, जो कि उस जिससे वो बना होता है। ठीक है, जबकि रॉ मटेरियल के पास ज़्यादा नहीं चाहिए, बिकॉज अगर रॉ मटेरियल नहीं हुआ तो आपका प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा, बट नहीं, प्रोडक्ट के पास ज़्यादा आती है वैल्यू। ठीक है, तो Industry refers to an economic activity that is concerned with production of goods, extraction of minerals or the provision of services. तो जो इंडस्ट्री है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को रेफ़र करती है जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स की प्रोडक्शन, मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन और सर्विसेज की प्रोविज़न को कंसर्न करती है। यानी कि ये सब क्या होता है, इंडस्ट्री में होता है। तो हमारे पास एक आयरन है, एक स्टील की इंडस्ट्री है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स भी बोल सकते हो आप। तो जो कोल है और जो माइनिंग इंडस्ट्री है उसे हम बोलेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल, एंड देन जो टूरिज़्म इंडस्ट्री होती है उसे हम बोलेंगे सर्विस प्रोवाइडर। इसमें हमें बताया हुआ है, अगर मान लो आपकी आयरन और स्टील की इंडस्ट्री है तो आप उसे क्या बोलोगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉल, नो सॉरी, वो तो उसे बोलेंगे ना हम, कोल और माइनिंग को, कॉल माइनिंग को, इसे आप बोलोगे प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, ऐसे ही सब दिए हुए हैं। मुझे नहीं लगता मुझे हर लिखने की ज़रूरत है। तो दस वी हैव आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कॉल माइन, ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। सबसे पतला है यार, फिर भी नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं मार्क कर देती हूँ फ्रॉम हेयर एंड देयर। देन अपना फर्स्ट टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो हम इंडस्ट्रीज़ को कैसे क्लासीफाई करते हैं। इंडस्ट्रीज़ जो है वो रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर क्लासीफाई करी जा सकती है, साइज़ के बेसिस पर और ऑनरशिप के बेसिस पर। सबसे पहले हम देखेंगे कि रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर इंडस्ट्री कैसे करी जा सकती है क्लासीफाई, देन साइज़ एंड देन ओनरशिप। ठीक है, तो रॉ मटेरियल्स, industries may be agro based, mineral based, marine based and forest based depending on the type of raw materials they use. इंडस्ट्रीज जो होती है वो एग्रो बेस्ड होती है। एग्रो मतलब क्या है यहाँ पर, एग्रीकल्चर।
ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो एग्रीकल्चर के बेसिस पर होती है, मिनरल बेस्ड होती है, मैरिन बेस्ड होती है और फॉरेस्ट बेस्ड होती है, जो कि ये उसके ऊपर किस डिपेंड होता है कि वो कौन से तरीके का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या है, वो प्लांट और एनिमल को यूज़ करके वो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि वो रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं। जो फूड प्रोसेसिंग होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, कॉटन टेक्सटाइल होता है, डायरी प्रोडक्ट्स होते हैं और जो लेदर इंडस्ट्रीज़ होती है, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है। देन हम पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड। ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज़। ठीक है। जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ होते हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ होते हैं जो कि मिनरल ओर्स यूज़ करते हैं उनके रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर। ठीक है। जो प्रोडक्ट होता है उन इंडस्ट्रीज़ का, वो एक दूसरी इंडस्ट्री को फीड करते हैं, यानी कि दूसरी इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देते हैं। जो आयरन होता है, जो कि फ्रॉम आयरन ओर से बना होता है, सॉरी, आयरन जो होता है वो आयरन ओर से बना होता है, वो क्या है, एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री का। ठीक है। ये एक रॉ मटेरियल के बेसिस पर यूज़ होता है बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने में, जैसे कि हैवी मशीनरी, बिल्डिंग मटेरियल्स और रेलवे कोचेज़। ठीक है। आया समझ में आपको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। देन आता है मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़। मैरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ क्या होता है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जो कि हमें सी से और ओशन से मिलते हैं एज रॉ मटेरियल्स। जो इंडस्ट्रीज़ होती है जो वो सी फूड और मैन्युफैक्चरिंग फ़िश ऑयल को प्रोसेस करती है, जो इंडस्ट्रीज़, वो इन सब मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। देन आता है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कौन कौन से होते हैं, सॉरी, क्या 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 होते हैं ये, जो फॉरेस्ट जो यूटिलाइज फॉरेस्ट होते हैं, जिनको मतलब यूटिलिटी मिलती है, तो उनके रॉ मटेरियल्स पे, ठीक है, एक तरीके से जो पूरा होता है वो फॉरेस्ट, वो क्या करा जाता है, रॉ मटेरियल के बेसिस पर यूज़ करा जाता है। जो इंडस्ट्रीज़ जो फॉरेस्ट से एसोसिएट होती है, जैसे कि पल्प और पेपर, फार्माक्यूटिकल्स, फर्नीचर और बिल्डिंग्स, जो है ये कुछ एग्जांपल्स हैं फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के। देन हम देखेंगे कि साइज़ के अकॉर्डिंग हम इंडस्ट्री को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि रॉ मटेरियल्स से हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, मैरीन बेस्ड इंडस्ट्री है, फिर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। तो आपको ये पता चला कि आप किस हिसाब से रॉ मटेरियल्स को देखकर ये पता लगा सकते हो कि इंडस्ट्री कौन सी है, इंडस्ट्री को क्लासीफाई कर सकते हो। देन आता है साइज़। ठीक है। ये इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ये जो है वो कैपिटल इन्वेस्टेड की अमाउंट को रेफ़र करता है। बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे एम्प्लॉयड पीपल को, और प्रोडक्शन की वॉल्यूम को भी। साइज़ पे बेस्ड होता है कि इंडस्ट्री जो है वो छोटी स्केल पे है या फिर लार्ज स्केल पे है। कॉटेज और जो हाउस होल्ड इंडस्ट्री होती है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के कुछ एग्जांपल्स हैं, जहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करे जाते हैं हाथों के द्वारा या फिर आर्टिशंस के द्वारा। बास्केट वीविंग, पोट्री और अदर हैंडीक्राफ्ट्स जो होते हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री के कुछ एग्जांपल्स हैं। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है और जो कैपिटल और टेक्नोलॉजी से थोड़ी सी लेस होती है, ज़्यादा उसमें ऐसा कैपिटल या फिर कोई ऐसे टेक्नोलॉजी में कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री से कंपेयर करी जाती है ताकि वो लार्ज प्रोडक्ट्स जो है वो लार्ज वॉल्यूम्स पर प्रोड्यूस कर सके। जो इन्वेस्टमेंट होती है कैपिटल की, वो टेक्नोलॉजी से ज़्यादा होती है, जो कि हमारे एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में सुपीरियर की तरह यूज़ करे जाते हैं। जो सिल्क वीविंग है, जो फूड प्रोसेसिंग है इंडस्ट्रीज़ में, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आती है। ठीक है, जो कि आपको फिगर 5.1 में दिखाया हुआ है। जो प्रोडक्शन होती है ऑटोमोबाइल्स की,
हैवी मशीनरी की, वो क्या है, एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में कुछ एग्जांपल्स हैं। तो देखो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, आपको सिर्फ क्या क्या देखना है, ये 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 और ये पीछे बैकग्राउंड दिया हुआ है सिर्फ। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी एक हैंड के द्वारा करा जा रहा है और यहाँ पर भी एक मैन के द्वारा किया जा रहा है। तो ये क्या हुआ, आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हुआ। देन आता है ऑनरशिप। अब आप ऑनरशिप को देखकर कैसे इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर सकते हो। जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड और पब्लिक सेक्टर या फिर जॉइंट सेक्टर या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर के द्वारा क्लासिफाई करी जा सकती है। अब देखते हैं हाउ वी क्लासिफाइड विद प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो है वो खरीदी जाती है और ऑपरेट करी जाती है एक सिंगल आदमी के द्वारा या फिर बहुत सारे आदमियों के द्वारा या फिर लड़कियों के द्वारा, हम कह सकते हैं। जो पब्लिक सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जो होता है वो खरीदी जाती है और ऑपरेट करी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा या फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, और जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन सब के द्वारा। देन जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ खरीदी जाती है और ऑपरेट करी जाती है स्टेट के द्वारा या फिर एक इंडिविजुअल इंसान के द्वारा और या फिर बहुत इंसानों के ग्रुप के द्वारा। जो मारुति उद्योग है वो एक मारुति उद्योग लिमिटेड जो है वो एक जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, देन है कोऑपरेटिव सेक्टर। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ कौन खरीदी जाती है, ऑपरेट करी जाती है और फिर वो प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स जो होते हैं रॉ मटेरियल्स के, वर्कर्स के और दोनों के, उनके द्वारा ऑपरेट करी जाती है। ठीक है, और खरीदी भी उन्हीं के द्वारा जाती है। और जो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डायरी आर सक्सेस स्टोरीज ऑफ अ कोऑपरेटिव वेंचर। ठीक है, देन आता है, सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। ओके, तो ये हमें कुछ प्रोसेस दिया हुआ है, वो किस चीज़ का दिया हुआ है। लोकेशनल फैक्टर्स फॉर इंडस्ट्रीज। तो देखो इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या बना, रॉ मटेरियल बना। रॉ मटेरियल के बाद क्या हुआ, लैंड हुई। लैंड के बाद क्या हुआ, पावर आई। पावर के बाद लेबर के बाद कैपिटल के बाद ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के बाद फिर मार्केट में। ठीक है, प्रोसेस होता है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज देखते हैं। तो जो फैक्टर्स हैं वो इंडस्ट्री की लोकेशन भी अफेक्ट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट और मार्केट को देखकर, अगर उसके अवेलेबिलिटी है या फिर नहीं है। तो वो कैसे हुआ ये देखो। अब जब भी सपोज इट आपने घर चेंज किया है तो आप पहले यहाँ थे, यहाँ पर क्या थी, मार्केट की फैसिलिटी नहीं थी। यहाँ पर आपको रॉ मटेरियल तो आपके क्या काम आएगा, वाटर की वो नहीं मिलती थी आपको फैसिलिटी। आपका घर क्या था, यहाँ था पहले। सपोज इट आपका घर कहाँ है, शालीमार। ठीक है, हाँ शालीमार अच्छा एरिया है, ये नहीं कह रही मैं, बट हमने एज्यूम किया है। अब आप कहाँ चले गए, रोहिणी चले गए। ठीक है, रोहिणी चले गए और यहाँ आ गई। मैं भी दिल्ली की बात कर रही हूँ। दिल्ली की बात, अरे दिल्ली अच्छे से नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं। तो अब आप शालीमार से क्या गए, आप रोहिणी गए। आपने क्या देखा रोहिणी में, हाँ भाई वहाँ पर मार्केट की भी अच्छी फैसिलिटी मिलती है और वाटर की भी। क्योंकि आपने क्यों घर चेंज किया था, क्योंकि शालीमार में नहीं था, वाटर भी नहीं था और मार्केट भी अच्छी नहीं थी। तो आपने क्या किया, अपनी अवेलेबिलिटी देख कर ली ना। तो ऐसी कुछ जगह जो है इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन को भी अफेक्ट कर सकते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ है वो सिचुएटेड होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा गैप है, डैट इज़ एनसीईआरटी बुक है ना, तो थोड़ी मिस प्रिंटिंग। ओके, ये गैप हटा दो। ओके,
Now, industries are situated where some or all of these factors are easily available. जो इंडस्ट्रीज़ है वो सिचुएटेड होती हैं पहले से ही ऐसे कुछ फैक्टर्स पे जहाँ पर अच्छे से सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। समटाइम्स जो गवर्नमेंट होती है वो इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर देती है, जैसे कि सब्सिडाइज्ड पावर, लोअर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी चीज़ें, व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, एनीवन नो? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जैसे कि कोई भी अलग अलग चीज़ें, जैसे कि रॉ मटेरियल्स मेनली, वाटर, मार्केट, पावर, कैपिटल, लेबर और भी बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो लोकेटेड होती है बैकवर्ड एरियाज़ में। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है वो मेनली जो डेवलपमेंट होती है और ग्रोथ होती है टाउन्स और सिटीज़ की, वो लीड्स यानी कि वो ज़्यादा बढ़ा देती हैं इंडस्ट्रीज़, ठीक है। आई थिंक ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है। यस, सो मच लॉन्ग। अरे भाई ख़त्म ही नहीं हो रहा। हाँ, हो गया। ओके, नाउ कम बैक टू द टॉपिक। ओ यस, आ गया। देन है इंडस्ट्रियल सिस्टम। आई थिंक इस चैप्टर के भी 3 या फिर 4 ही पार्ट बनेंगे जैसे लास्ट चैप्टर के बने थे। ओके, देन है इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्रियल सिस्टम जो है क्या है, वो इनपुट्स, प्रोसेसेस और आउटपुट को कंसिस्ट करता है। जो इनपुट्स है वो क्या है, रॉ मटेरियल, लेबर और कॉस्ट ऑफ लैंड और ट्रांसपोर्ट, पावर और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर। जो प्रोसेस होते हैं वाइड रेंज के एक्टिविटीज़ के जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं एक फिनिश्ड प्रोडक्ट में, ये सब। जो आउटपुट्स होते हैं वो क्या है, एक लास्ट एंड प्रोडक्ट होता है जिसमें इनकम जो होती है वो कमाई जाती है उस चीज़ से, ठीक है। इन केस अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो इनपुट्स है, मे बी अगर जो कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्रियाँ और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, क्योंकि उसमें ज़्यादा होता है क्योंकि वो इनपुट है, ठीक है। जो प्रोसेस इंक्लूड होता है गिनिंग का, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग और प्रिंटिंग का। ये का क्या है, एक ये आउटपुट निकल आता है शर्ट का जो कि आप पहनते हो, ठीक है। आपके हाथ में शर्ट आ गई और आपने वो पहन ली। देन है इंडस्ट्रियल रीजन्स। तो इंडस्ट्रियल रीजन्स में क्या है, इंडस्ट्रियल रीजन्स में मेनली जो एमर्ज नंबर होते हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ के, जो कि एक दूसरे के आसपास ही लोकेट होती है, वो अपने बेनिफिट्स, अपनी क्लोजनेस को शेयर कर लेते हैं। तो जो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स होते हैं हमारे वर्ल्ड के, वो कौन कौन से हैं, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न एशिया, ठीक है। कुछ मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज़ जो हैं वो टेम्परेट एरियाज़ में भी लोकेटेड होते हैं, जैसे कि सी पोर्ट्स के ज़्यादातर कोल फील्ड्स के आसपास। जो इंडिया है, वेट अ मिनट, यस, जो इंडिया है उसके पास भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जैसे कि मुंबई, पुणे क्लस्टर, बेंगलोर, तमिलनाडु रीजन, हुगली रीजन, अहमदाबाद, बड़ौदा रीजन, छोटांगापुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम, गुंतर बेल्ट, गुड़गांव, दिल्ली मेरठ रीजन और कोलाम, त्रिवंदनपुरम इंडस्ट्रियल क्लस्टर, ठीक है। सोच के देखो इंडिया के पास भी कितने ज़्यादा इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। तो जो वर्ल्ड के मेजर इंडस्ट्रीज़ है वो कौन कौन सी है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री। जो टेक्सटाइल है इंडस्ट्री का या फिर जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन देता है वो।
जो आयरन और स्टील है वो आयरन स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पुरानी इंडस्ट्रीज़ है, जो कि हमें टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है। देन जो कंट्रीज़ है जिसमें आयरन और स्टील की इंडस्ट्री लोकेटेड है वो कौन कौन सी है? जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान और रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ कंसंट्रेटेड है? इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान। जो मेजर हब्स है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो कहाँ कौन है? सिलिकॉन वैली ऑफ सेंट्रल कैलिफोर्निया और बेंगलोर रीजन ऑफ इंडिया। देन इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये रहा। अदर दूसरी कंट्रियों के जैसा ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा वेरियस इनपुट्स जो है वो निकालती है, प्रोसेसेस निकालती है और आउटपुट्स निकालती है। ठीक है। ये एक फीडर इंडस्ट्री होती है जो कि हमें रॉ मटेरियल्स को मतलब एक दूसरी इंडस्ट्री में पहुंचाती है, यानी कि एक इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्री तक जाते हैं। तो जो इनपुट्स होते हैं इंडस्ट्री के वो रॉ मटेरियल्स जैसे कि आयरन और कोल, लाइमस्टोन, लेबर, कैपिटल, साइट और कुछ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे हमने पढ़ा पहले कि कुछ ऐसे और भी रॉ मटेरियल्स वगैरह, ये सब क्या है? इनपुट्स है उस इंडस्ट्री के। तो जो प्रोसेस होता है आयरन ओर का स्टील में कन्वर्ट हो जाना, वो बहुत सारे स्टेजेस पे इन्वॉल्व होता है। जो रॉ मटेरियल हमें ब्लास्ट फर्नेस में पुट किया जाता है वो हमारा बिल्कुल स्मेल्टिंग होने लग जाता है। स्मेल्टिंग का भी हम आगे बढ़ेंगे बहुत डिटेल में। तो ये जो है वो बिल्कुल रिफाइंड होने लग जाता है, और जो आउटपुट है जो कि स्टील हमारा आया हमारे पास वो क्या है? फिर अदर इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल्स के द्वारा यूज़ होगा, रॉ मटेरियल्स के बेसिस पर यूज़ होगा। ठीक है। देन यहाँ पर देखो, हमारे पास क्या थे? 8 टन्स ऑफ कोल थे। ठीक है। देन हुए 4 टन्स ऑफ आयरन और 1 टन ऑफ लाइमस्टोन, और इन सब को प्लस करने के बाद क्या बना? 1 टन ऑफ स्टील। यानी कि 8 टन हमें चाहिए कोल के, नहीं मैं यहीं पर 8 टन्स ऑफ कोल प्लस 4 टन्स ऑफ आयरन ओर और फिर 1 टन ऑफ लाइमस्टोन को प्लस करने के बाद हमारा निकलता है एक टन स्टील निकल जाता है। देन जो स्टील है वो बिल्कुल टफ होता है और वो कैसी भी शेप्ड में आ जाता है, कट हो सकता है, और वो वायर भी बन सकता है। ठीक है। जो स्पेशल एलॉयज़ होते हैं स्टील के, जो स्पेशल फ़ायदे होते हैं स्टील के, वो क्या है कि वो छोटी छोटी अमाउंट्स ऐड करने के बाद वो दूसरा मेटल बन जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम, निकल और कॉपर। जो एलॉयज़ होते हैं जो कि स्टील देते हैं वो अनयूजुअल हार्डनेस होते हैं, टफनेस होते हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा रस्ट भी होता है। जो स्टील है वो बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ऑलमोस्ट सारे ही जो हम आयरन और स्टील जो है वो बनाते हैं वो क्या है? टूल्स के साथ, मशीनरी के साथ, और इन सब मेटल्स के द्वारा बनते हैं। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स और जो ऑटोज़ हैं वो क्या है? लार्जली ऑफ स्टील होते हैं, बहुत ज़्यादा ही मतलब स्टील बना देते हैं। तो इवन जो सेफ्टी पिंस होती हैं और जो नीडल्स होती हैं जो कि आप स्टील बनाने में यूज़ कर सकते हो। ऑयल वेल्स जो है वो ड्रिल करे जाते हैं स्टील मशीनरी से। स्टील पाइपलाइन जो होती है वो ऑयल ट्रांसपोर्ट करती है। पीपल्स जो होते हैं वो माइंड के साथ स्टील इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। जो फार्म मशीन्स है वो ज़्यादातर स्टील ही होती है, इसलिए जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है वो क्या है? वो एक स्टील का फ्रेमवर्क बना देती है पूरा। ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ,
यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो अगर आपको यहाँ तक कुछ भी समझ नहीं आया, सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो गिव इट अ बिग थम्स अप, share it with your friends and family members, and subscribe my channel also and hit the bell icon. Okay, so bye bye.